जब यूजीसी का कानून आया, गाइडलाइन आई, तो ये सब लोग विरोधियों के पक्ष में खड़े हो गए कि यूजीसी की गाइडलाइन तो लागू होकर रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात कर रहा है कि संघर्षों के साय में घनघोर जलानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है, घोर जलानी चलती है। और इंजन की गुंडागर्दी की सरकार चल रही है। इस गुंडागर्दी की सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया मेरे भाइयों। लेकिन इस मंच से कह रहा हूं, मेरे खून का कतरा कतरा भी अगर आपके लिए बह जाएगा तो ऊप नहीं कहूंगा, मेरी बात को आप याद रखना। तो ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो आरक्षण लेता है वो चमार बन जाता है। कभी चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे शौर्य का, कि बहुजन समाज में शौर्य कितना। रेजिमेंट बना दो, गुजर रेजिमेंट बना दो, पाल रेजिमेंट बना दो, प्रजापति रेजिमेंट बना दो, निषाद रेजिमेंट बना दो और देश की सेवा में, देश की रक्षा में मौका दो बहुजन समाज के लोगों को। हम दिखाएंगे देश की रक्षा कैसे होती है, कि हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे, कि चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। मेरी बात को आरक्षण पिछड़ी, अति पिछड़ी वर्ग के भाइयों को 27% से अलग आजाद समाज पार्टी का नाम दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद। जातिगत गणना में ओबीसी की गणना करानी है। एक दादी को देखा जो मोटरसाइकिल पे आई है, मुझे नहीं पता वो कहां बैठी है, वो 100 किलोमीटर से आई है, 100 किलोमीटर से मोटरसाइकिल पे। मैंने उन माओ को सुना जो पैदल आ रही थी और उनसे पूछा गया कि आप कहां से आई हैं, तो उन्होंने जो बात कही कि हम अपनी बस लेके आए हैं, अपने पैसे से आए हैं, और अंत में उन्होंने कहा कि उनके पास चाय के पैसे भी अब नहीं बचे। इस प्यार का, इस कर्ज का आज मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले आपको ये कह रहा हूं, एक अवसर बनने दीजिए। आपके कच्चे घरों की, आपकी गरीबी, बेबसी, परेशानियों में तकलीफों को संकल्प करके कहता हूं, जिस दिन अवसर बनेगा, एक साल के अंदर अगर आपके घरों में चिराग नहीं जले, आपके दिल से आशीर्वाद नहीं निकला, आपकी परेशानियां हल नहीं हुई और आपकी आंखों के आंसू नहीं सूखे, आपकी भूख, जिनके लिए आज परेशान होना पड़ता, वो भूख नहीं खत्म हुई, आपको मान सम्मान का जीवन न मिला, तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले मैं यहां के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, ऐतिहासिक काम। किसी विधायक की रैली होती है तो भी 8 दिन पहले परमिशन दी जाती है, लेकिन उन्होंने कल रात परमिशन लेके जो उपकार हम पे किया है, मैं विश्वास से कहता हूं कि मैं इन अधिकारियों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। आप जानिए, जिसके लिए सुबह उठने से लेकर शाम तक प्रदेश का कोई जिला, देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से वीडियो जारी करके मैसेज भेज के ये नहीं कहा जाता कि हम इसको कल का सूरज नहीं देखने देंगे। उसके लिए कल रात को परमिशन आपने दी, मैं आपका आभारी हूं। आपको क्या लगता है, कि इस तरह की चीजों से आप चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो प्यार लोगों के दिल में उसको कम कर सकते हैं? नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। आप अगर आज सुबह भी परमिशन देते और ये टेंट भी नहीं लगता, एक कुर्सी पे खड़े होकर भाषण देकर अपने लोगों को कह के जाता कि याद रखना मेरी बात को। मैं किसी धरना सेठ का बेटा नहीं हूं, किसी व्यापारी का बेटा नहीं
केंद्रीय स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, संस्कार है मेरे अंदर, मैं गरीबों का दर्द जानता हूं। और फिर कह रहा हूं, एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है। ना मैं दोबारा पैदा हो सकता हूं, ना मैं 2 बार मर सकता हूं। एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन अगर जब तक जीवन है मैं इनके हक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। इस बात को शासन प्रशासन और सरकार भी याद रखें, मेरी बात को याद रखें। आप मेरी बात को सुनो, मेरा बस चले तो एक शब्द ना कहूं और ऐसे ही चला जाऊं, लेकिन जब आया हूं तो अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि गर्मी इतनी है। मेरे ऊपर तो टेंट लगा है, लेकिन मेरी माए बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे छोटे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग गर्मी में है, पसीना आ रहा है। मैं तो जानता हूं लोग पैसे पे नहीं जाते, खाने पे, मिठाई पे, शराब पे नहीं जाते, और आप अपने इस बेटे को इज्जत, प्यार, आशीर्वाद देने के लिए इस गर्मी में बैठे हो। नहीं है मेरे पास आज आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस मंच से कह रहा हूं, मेरे खून का कतरा कतरा भी अगर आपके लिए बह जाएगा तो ऊप नहीं कहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं कुछ समय इस गर्मी का आपका लूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, और आपने भी अपना काम छोड़ा है। एक एक पैसा इकट्ठा करके आपने इस रैली को सफल बनाने का प्रयास किया। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले भदोही के लाल धीरज कुमार गुप्त जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं। भदोही का जो लाल धीरज कुमार जी थे, जिन्होंने 2023 में अग्निवीर ज्वाइन किया और 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर में वो शहीद हो गए। ये शहीद जिस परिवार से होता है, उस परिवार को तकलीफ का एहसास होता, लेकिन आप ये समझिए, उस शहीद भाई को आज याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले आर्मी की नौकरी पक्की होती थी। केंद्र की सरकार ने अग्निवीर के जरिए 4 साल की नौकरी करके जिस तरह से सेना का मनोबल गिराने का काम किया और नौजवानों में जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी उसको कमजोर किया, देश इस निगम सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। भाई धीरज जी के पिताजी श्याम सुंदर गुप्ता जी, गुप्त जी, जो उनसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, उस परिवार में जो चिराग बुझे हैं, इसलिए उस परिवार को मैं आदरांजलि भेंट करता हूं। प्यारे साथियों, अगले 20, 25, 30, 40 मिनट मैं जब अपनी बात कहूंगा, मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को सुनेंगे, क्योंकि अगर आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं तो फिर आप घर क्या लेके जाएंगे और मेरी बात पे क्या पहरा देंगे, क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। चंद उत्साही नौजवान, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो शांति से खड़े रहें और शोर मचाने की बजाय मेरी बात पे गौर करें। मैं मानता हूं कि मैं बहुत दिनों में इधर आता हूं तो आपका प्यार बहुत ज्यादा है मुझसे, लेकिन खाली प्यार से काम नहीं चलेगा, खाली प्यार से काम नहीं चलेगा। अगर मान सम्मान चाहिए तो उठ के खड़े होना पड़ेगा, उठ के खड़े होना पड़ेगा। मेरी बात को याद रखना। आपके महापुरुषों के नाम मैंने लिए, उन महापुरुषों का संघर्ष याद करो, उनका बलिदान याद करो, उनका शौर्य याद करो। आप उनके अनुयायी हो, आप चंद्रगुप्त मौर्य जी के अनुयायी हो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के, आप सम्राट अशोक के अनुयायी हो, आप भीमा कोरेगांव के उन वीर योद्धाओं के अनुयायी हो, उनके वंशज हो। आप अपनी ताकत को भूल बैठे हो और जिस दिन आप उठकर खड़े हो गए और आपने फैसला ले लिया, मैं लिख के देता हूं कि सामंतवाद की जड़ें उस दिन जो है कमजोर हो जाएंगी, सामंतवाद का झंडा उस दिन धरती में गड़ जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, आज मैं यहां
बहुत बातें कहने आया था, लेकिन आज मैं यहाँ चुनावी भाषण पे बात नहीं करूंगा। आज मैं यहाँ अपने दिल की बात कहूंगा, और वो ये है कि मैं उन नौजवानों की बात कहने के लिए आया हूं जो डिग्रियां लेके सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार नाम की चीज उनके पास नहीं। आज मैं उन माओ की, उन बड़े बुजुर्गों की, मेरे अभिभावकों की बात करूंगा जिन्होंने अपना खून, अपना पसीना, अपना पेट काट काट के अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया, और वो बच्चे नौकरी के भाव में देवर घूम रहे हैं। वो माँ बाप ये देख रहे हैं कि कब उनके बच्चों को रोजगार मिले। आज मैं उन किसानों की बात करूंगा जो किसान इस जोन में कभी बाढ़ से प्रभावित होते हैं, कभी सूखे से प्रभावित होते हैं, कभी खनन माफियाओं के चोट से प्रभावित होते हैं, कभी सरकार के जुल्म से प्रभावित होते हैं, कभी खाद समय पे नहीं मिलता, कभी डीएपी समय पे नहीं मिलता, कभी यूरिया समय पे नहीं मिलता, कभी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उनको मुआवजा भी नहीं मिलता। आज मैं उन किसानों की बात यहाँ करने आया। आज मैं अपनी उन बहन बेटियों की बात करने आया हूँ जिनके लिए सरकार कहती है कि हम उनको साइकिल देंगे, हम उनको स्कूटी देंगे, लेकिन ये निकम्मी सरकार हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा भी नहीं कर पा रही है। उनका दर्द कहने के लिए आज मैं यहाँ आया। प्यारे साथियों, हमारी वर्दी में कोई खोट नहीं है। ये जो पुलिस के मेरे भाई हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते ये मजबूर हैं, क्योंकि पुलिस सरकार के अंदर में होती है। जो सरकार चाहती है वो पुलिस के भाइयों को मजबूरी में करना पड़ता है। अगर अनुशासन में काम करेंगे तो कार्रवाई होगी, न चाहते हुए भी कई बार मजबूरी में ऐसे कदम उठाते हैं। इसका एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि रात लेट नाइट परमिशन दे रहे हैं, अगले दिन कार्यक्रम है, टेंट कैसे लगेगा, कार्यक्रम कैसे होगा, इससे एहसास होता है कि पुलिस कितनी मजबूर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और पुलिस के भाइयों से शुरुआत करूंगा। एक अवसर बनने दो आजाद समाज पार्टी काशीराम को 8 घंटे की ड्यूटी आपकी करके दिखाएंगे। मेरी बात को सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दिला के रहेंगे, आपको याद रखना। प्यारे साथियों, वेतन विसंख्या दूर कराएंगे आपका जो बैकलॉग है भर के, आपको जो 24 घंटे ड्यूटी का प्रेशर बना हुआ ये खत्म करेंगे, और आपको बॉर्डर स्कीम खत्म करके अपने जिले के बराबर के जिले में जाने की आजादी देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपसे शुरुआत करें। प्यारे साथियों, अभी शिक्षा मित्रों को मैं बधाई देता हूं, लेकिन बधाई अधूरी है, क्योंकि मैं तो शिक्षा मित्रों का वेतन 25,000 से पार चाहता था, लेकिन हमारे सब प्रयास के बाद सरकार ने लगभग 18,000 रुपए की घोषणा की है। प्यारे साथियों, अभी तो शिक्षा मित्रों की बात आगे बढ़ी है, अभी तो लड़ाई पीआरडी के जवानों की बाकी है, होमगार्ड भाइयों बहनों की बाकी है, भोजन माताओं की बाकी है, आशा आंगनबाड़ी बहनों की बाकी है, पंचायत सहायकों की बाकी है, रोजगार सेवकों की बाकी है। जब तक इनके मानदेय वेतन में वृद्धि नहीं होती और इनको कम से कम 20-20 हजार रुपए का रोजगार नहीं मिलता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं, सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे। इस सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे कि जिनसे काम लेते हो उनको कम से कम इज्जत का वेतन देने का काम करो। सिर्फ यही लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मानपूर्वक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखना। और आज कह रहा हूं, 2 किलो राशन नहीं दूंगा, आटा चावल नहीं देंगे हम लोग, 2,000 रुपए नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे और आपको रोजगार देंगे कि आप 20,000 रुपए घर पर रहकर कमाओगे। मेरी बात को आप याद रखें। आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर 50,000 रुपए का रोजगार करेगा और आपसे आंसू पूछने का काम करेगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हालात बदल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हालात बदल रहे हैं और एक तरफ तो नीले झंडे वाले बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे साहू के अनुयायी घूम रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बहरूपिये भी घूम रहे हैं। और बहरूपियों को कैसे पहचानना है, बहरूपियों को कैसे पहचानना है, तो उनकी बातों पर गौर करना पड़ेगा।
एक नेताजी तो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं, हालांकि मैं इस भाषा को नहीं यूज करना चाहता था, लेकिन मुखौटे तो उतारने पड़ेंगे, बिना मुखौटे उतरे का काम नहीं चलेगा। मैं जो मंचासीन हमारे नेता उनको भी बताना चाहता हूं कि आज देश में सिर्फ चमार जाति को आरक्षण नहीं मिलता, पूरे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलता है, पूरे बैकवर्ड क्लास को आरक्षण मिलता है। और तो और कई सारे मैं देश भर में घूमता हूं, क्षेत्रीय आधार पर तो सामान्य जाति के लोगों को भी हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ मिलता है। और तो और 2019 से ईडब्ल्यूएस के जरिए सामान्य जाति के गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन सामंतवादी सोच क्या होती है, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि एक नेता असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि मैंने केवल से पूछा कि आप चमार बनना चाहते हैं। आप समझो मानसिकता क्या है, वो ये बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि निषाद समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल कास्ट में रखा जाए, तो ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो आरक्षण लेता है वो चमार बन जाता है। और मैं उन नेताजी को और उनके बड़े नेताजी को कहना चाहता हूं मंच से, कभी बाकी चमार का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा, और कभी सिर्फ बाकी चमार का इतिहास मत पढ़ना, कभी चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे शौर्य का, कि बहुजन समाज में शौर्य कितना। मैं तो बार बार कहता हूं कि बना के देखो, अहिर रेजिमेंट बना दो, गुजर रेजिमेंट बना दो, पाल रेजिमेंट बना दो, प्रजापति रेजिमेंट बना दो, निषाद रेजिमेंट बना दो, और देश की सेवा में, देश की रक्षा में मौका दो बहुजन समाज के लोगों को, हम दिखाएंगे देश की रक्षा कैसे होगी। बनाओ मौर्य रेजिमेंट, बनाओ साक्य रेजिमेंट, बनाओ कुर्मी रेजिमेंट, अगर आपका हिम्मत है बनाओ पटेल रेजिमेंट, और दोनों का हम बताएंगे हमारे अंदर कितनी क्षमता है। इतिहास गवाह है कि हमने अंग्रेज हो या कोई और शासक हो, किसी के आगे घुटने नहीं टेके, इतिहास बात का गवाह। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेगी बात। अब 15 मार्च को मैं निमंत्रण भी देता हूं, और क्योंकि मीडिया पता नहीं क्या प्रचार करेगी, तो आपको बताना भी चाहता हूं कि 15 मार्च को बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी का जैसे आज रेला हुआ ना, ये बहुजनों का मेला लगा है यहां जौनपुर में, ऐसा ही मेला लगेगा बाराबंकी में। बाराबंकी में 15 मार्च को, और वो जो बहरूपी है उनकी पार्टी कह रही है कि हम बहुजन समाज का दिवस बनाएंगे 15 मार्च को। क्यों बनाएंगे सुनो, क्योंकि 15 मार्च को मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब की जयंती है। लेकिन क्यों मनाएंगे, क्योंकि आपके पास वोट है इसलिए, और आप मान्यवर काशीराम साहब का सम्मान करते हैं, मगर ये नहीं बताएंगे कि मान्यवर काशीराम साहब की जयंती में जो अवकाश तय हुआ था, इन्हीं बहरूपियों की सरकार ने उस अवकाश को कैंसिल करने का काम किया। और तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम से बने जिले का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम से सहारनपुर में बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और उससे भी तकलीफ दे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भी इन्हीं बहरूपियों के नेताओं ने पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से हमारे एससी/एसटी के कर्मचारी अधिकारियों को खून के आंसू रोने पड़े और डिमोशन हमारे लोगों का हुआ। अगर इनकी रकम ना होता तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम बदलने की बजाय एक और मेडिकल कॉलेज दूसरे महापुरुष के नाम पर बना। इनकी रकम ना होता तो प्रमोशन में रिजर्वेशन कैंसिल करता, बिल फाड़ने के बजाय एससी/एसटी के साथ ओबीसी के भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ दिलाने का काम करता। और तो इनका चेहरा कब बेनकाब हुआ और ज्यादा तब हो गया जो बात बहुजन की करते हैं, लेकिन जब यूजीसी का कानून आया, गाइडलाइन आई, तो ये सब लोग विरोधियों के पक्ष में खड़े हो गए। ये बात बहुजन की करते हैं और गुलामी 15% लोगों की करते हैं। ये जो बहरूपिये घूम रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। आगे आएंगे
लगाएंगे, बाबा साहब की बैनर पर तस्वीर लगाएंगे, लेकिन जब आपके बच्चों के भविष्य को यूनिवर्सिटियों में कुचला जाएगा, जब उनकी हत्याएं होगी, संस्थानिक हत्याएं, जब रोहित वेमुला, पायल तड़वी, देवता मेघवाल को मारा जाएगा, तो इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगी। तब ये गुलामों की तरह अपने मालिकों का साथ देंगे, अपने बहुजन गरीब समाज का साथ नहीं देंगे। प्यारे साथियों, आपको भी कमर कसनी है कि अपने बच्चों की हत्या नहीं होने देनी है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि यूजीसी की गाइडलाइन तो लागू होकर रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात कर रहा है, क्योंकि मैं कल ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नहीं वर्तमान सांसद को सुन रहा था और बहुत सही बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे क्योंकि उनको एहसास है कि अगर एससी एसटी ओबीसी का विरोध करेंगे तो एमपी एमएलए भी नहीं बन पाएंगे ये लोग। 15% से कोई एमपी एमएलए नहीं बन सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, जो आपके अधिकारों का विरोध करे उसके लिए नारा मेरा याद रखना कि ना तो नोट उनको देना और ना वोट उनको देना जो आपके अधिकारों का विरोध करते हैं, आपके बच्चों का विरोध करते हैं। अपना नोट भी उसको देना और अपना वोट भी उसको देना जो आपके लिए सीना तान के खड़ा है, गोली की परवाह नहीं करता, जेल की परवाह नहीं करता, मुकदमे की परवाह नहीं करता, जो आपके आंसुओं पे अपना खून बहाने को तैयार है। आपको भी तैयार होना पड़ेगा उसको शक्ति देने के लिए, वरना फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, हमने तय किया है कि हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे, जब हम पे अवसर बनेंगे आजाद समाज पार्टी के लोगों पे, तो हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे कि हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। अब वो नई शिक्षा नीति क्या होगी? वो नई शिक्षा नीति ये होगी कि चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, गांव के सरपंच और पंचायत के मेंबर से लेके और मुख्यमंत्री तक के बच्चों को और डीजीपी चीफ सेक्रेटरी से लेके पंचायत के सेक्रेटरी के, डीएम एसएसपी के, सीओ दरोगा जी के, एडीएम एसडीएम के, कानून तहसीलदार के, सबके बच्चों को, आईजी डीआईजी कमिश्नर एडिशनल के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। मेरी बात को अच्छा आप सोचोगे इससे बदलाव क्या हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं इससे बदलाव क्या होगा। इससे बदलाव ये होगा कि जब उनके बच्चों के हितों की बात आएगी तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी होगी कि वहां 5 स्टार होटल भी आपको कमजोर महसूस होगा, उसके सामने खोखला साबित होगा। क्योंकि जब एक स्कूल में एक ही टेबल पे जिलाधिकारी का, एसएसपी का, किसान मजदूरों का, गरीबों का बच्चा बैठेगा तो टीचर भी टाइम पे आएगा, कमरे भी अच्छे होंगे, साफ सफाई भी होगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। तभी जाके गरीबों के हिस्से में जो है अच्छी जिंदगी के सपने शुरू होंगे। प्यारे साथियों, हम हेल्थ पॉलिसी में बदलाव करेंगे। हम तय करेंगे कि जितने भी लोग कानून बना रहे हैं या जो कानून को लागू करा रहे हैं, उन सबका उनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में हो बीमार होने के बाद। जितनी होगा आप देखना, मशीनें भी अच्छी होंगी, एक्सरा भी वही होगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे और दवाइयां भी वही मिलेंगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, सुविधाएं भी होंगी। तो गरीब की जेब पर जो डाका पड़ रहा है इलाज के कारण, ये डाका नहीं पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, हम कानून व्यवस्था को इतना मजबूत करेंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी गरीब की बेटी की तरफ, उसके बेटे की तरफ, उसकी जमीन की तरफ, उसकी पत्नी बहन होकर मांग उठाने की। मेरी बात को आप याद रखना। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको ऐसा सबक सिखाएगी पुलिस कि दोबारा पेड़ी में भी कोई गुंडागर्दी करने वाला माफिया नहीं पैदा होगा। मेरी बात का याद है। प्यारे साथियों, ये जो केंद्र और राज्य की डबल इंजन की गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, इस गुंडागर्दी की सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया। मेरे भाइयों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं
कि इस गुंडागर्दी का जवाब हमें वोट की ताकत से देना है। अभी वीरभानपुर में क्या हुआ? वीरभानपुर में क्या हुआ? सत्ता को खुश करने के लिए पुलिस के लोगों ने मेरी मां बहनों के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया। पूरे गांव में कितनी मारपीट की आपको पता है। मैं इनको समझाता हूं कि भाई ऐसा काम मत करो। शराब के नशे में जाके आप गांव में अराजकता करोगे और जनता आपसे विरोध नहीं करेगी तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस घटना का संज्ञान लूंगा और जो अन्याय वहां हुआ है लोकसभा में 9 तारीख से जब लोकसभा चलेगी उस अन्याय को देश के प्रधानमंत्री के सामने दिखाने का काम करूंगा। उनको बताऊंगा कि उनकी सरकार किस तरह की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में कर रही गरीबों के साथ। ये जो धर्म की बात करती है, महापुरुषों के सम्मान की, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की गुंडागर्दी वाली सरकार मां अहिल्याबाई होलकर का कितना अपमान किया। उनकी मूर्तियां तोड़ तोड़ के जो है वो फैला दी और जो नौजवान संघर्ष करने गया उनको लाठियों से पीट के जेल में बंद कर दिया। इतनी गुंडागर्दी कर रही है सरकार। प्यारे साथियों, काशी द्वार बनाया जा रहा है बनारस में। एयरपोर्ट के पास 16 ग्राम सभा की जमीन को बिना मुआवजे के छीनने का काम कर रहे हैं। सरकार का काम लोगों को घर देना होता है, जमीन देनी होती है, जमीन छीननी नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी करने वाली सरकार जबरन लोगों की जमीनें छीनने का काम कर रही है। प्रयागराज के फूलपुर के चठिनोदा मुकुंदपुर गांव में जबरन जमीन अधिग्रहण की जा रही है और किसान आंदोलन कर रहा है। और किसान तो ये भी कह रहा है जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आप ये देखो किस तरह से किसानों को, मजदूरों को नोचने का काम ये सरकार कर रही है। प्यारे साथियों, फतेहपुर जिले में मनरेगा कर्मियों को 6 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है क्योंकि नया जी राम जी कानून लाके इन्होंने 40% पहला सरकार को, राज्य सरकार को देने को कहा है और राज्य सरकार पूर्ण कर्जे में है। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति पे लगभग 30-35 हजार रुपए का कर्ज है इनकी गलत नीतियों की वजह से। आज तो हालात ऐसे हैं, दुकान मंडी, दाल मंडी में जो दुकानें तोड़ी जा रही है, लगभग 100 दुकानें ऐसे जिनका मुआवजा सरकार ने अभी तक नहीं दिया। मिर्जापुर में बाढ़ और सूखे की मार से जनता परेशान है लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। और गाजीपुर में गंगा कटान और बाढ़ की समस्या से किसान और आम आदमी परेशान है। उनको फसलों का दाम भी नहीं मिल रहा है और सरकार सोई बैठी है। जनपद चंदौली में जो लाइफ लाइन कही जाती है, लेबर करनासा मुख्य नहर, उसकी इतनी हालत खराब है कि किसान सिंचाई के लिए भी परेशान है। प्यारे साथियों, हमने तय किया है कि अब इस गुंडागर्दी की सरकार को उत्तर प्रदेश से खराब करना है और खदेड़ फेंकना ही नहीं है। इनकी हालत ऐसी करनी है कि दोबारा जनता के साथ अन्याय करने के बारे में ये सोच भी ना पाए। प्यारे साथियों, और उसके लिए आपको मुझे कमर कसनी पड़ेगी, आपको मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको मुझे ताकत बनानी पड़ेगी। और जिस तरह 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को इन्होंने, जिसमें पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट मल्ला, यादव, भूषण, जाट, तमाम पिछड़े जातियों के बच्चे, सैन विश्वकर्मा के बच्चे, मेरी आज भी याद है लाठियां मार मार के उन बहनों के हाथ तोड़ दिए लखनऊ में जब वो मुख्यमंत्री के दरवाजे गई, लेकिन उनको नौकरी सरकार ने आज तक नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकार गरीबों के बच्चों की नौकरी छीनने का काम करती है वो क्या गरीबों की जैसी हो सकती है क्या? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कप्तान में क्या हुआ मेरठ में, आपने देखा था नहीं देखा तो बताओ। जब मैं उस मां को न्याय दिलाने के लिए और अपनी बहन बेटी जिसको उठा ले गए थे गुंडे, उसको बरामद कराने के लिए दौड़ रहा सड़कों पे, आपने देखा था नहीं देखा था? क्यों दौड़ना पड़ रहा था मुझे? क्योंकि ये सरकार हमारे बच्चों को न्याय नहीं दिलाना चाहती। और हालत ऐसी है कि मीडिया को भी नहीं, जो मीडिया जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अघोषित इमरजेंसी चल रही है उत्तर प्रदेश में।
हमारे मीडिया के भाइयों को भी परिणित परिवार से बात नहीं करने देते, उनके साथ भी गुंडागर्दी करते हैं। ये आलम हो गया उत्तर प्रदेश में। अब दो ही रास्ते हैं, क्या तो हम इस गुलामी को सहे या फिर हम इस गुलामी की बेड़ियों को जड़ से उखाड़ सके। आप बताओ तैयार हो या नहीं हो? बताओ, बोलो हम दोनों, बताओ तैयार हो या नहीं हो? बोलो ऊपर बैठे आप दोनों, बताओ तैयार हो या नहीं हो? वो जो वहां छत पर चढ़े हुए हमसे पूछना चाहता हूं, तैयार हो या नहीं हो? बताओ। प्यारे साथियों, गौर करो। अब आप जब गांव में जाओगे तो क्या बताओगे कि भैया क्या करेंगे, भैया का साथ क्यों देना है, आजाद समाज पार्टी को वोट क्यों देनी है, आजाद समाज पार्टी का मल्ले क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का जिला पंचायत सदस्य क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य क्यों जिताना, मैं आपको बताऊंगा। क्या बताता हूं क्यों जिताना है? मैं बताता हूं क्यों जिताना। अगर आपको 15% अतिरिक्त आरक्षण चाहिए पिछड़े वर्ग के लोगों को, पिछड़े समाज को, मोदी जी यहां बैठे, प्रजापति जी यहां बैठे, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, जिसकी सरकार होगी, जिस विचार की सरकार होगी, उसी भाव के काम करेगी। इस उत्तर प्रदेश में पिछड़े अति पिछड़े समाज की जब 1931 में जनगणना हुई तो 52% था। फिर उसके बाद 600-700 नई जातियां उसमें जोड़ दी गई। आज वो 70% के करीब रहता, 65% के करीब मिल क्या रहा है, 27% आरक्षण। वो भी मध्य प्रदेश में जहां 90% SC/ST OBC है, वहां मिल रहा है 14%, 13% आरक्षण नहीं दे रहे हैं। यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता, मैं सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अगले रजिस्टर हो जाता है। लेकिन आपका मामला कई सालों के पढ़ा कोई पूछने वाला नहीं है। आज मैं ऐलान करके कह रहा हूं, आप जाके घर घर बताना, और क्योंकि हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, हमारा संकल्प भी हमारी शक्ति है। जिस तरह केंद्र की सरकार ने 10% आरक्षण 3 दिन के अंदर सामान्य जाति के गरीब भाइयों को दिया था बिना आंकड़ा दिखाए, 15% आरक्षण अति पिछड़ी वर्ग के भाइयों को 27% से अलग आजाद समाज पार्टी का नाम दिलाने का काम करेगी। मेरी बात को आप जो अति पिछड़ी जातियों में 100 नौकरी आएगी तो 15 नौकरी आपके परिवारों में उस तरह पहुंचेगी जिनमें आपके हिस्से को कोई दूसरा नहीं ले पाएगा, और बाकी आपकी हिम्मत पे है। आप पढ़े लिखे आपके बच्चे जनरल मेरिट या पिछड़े वर्ग में भी जाएंगे तो उसमें भी आपकी नौकरियों का संरक्षण करने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप प्यारे साथियों, जातिगत गणना में ओबीसी का अगर कॉलम जुड़वाना है, ओबीसी की गणना करानी है, ये पता करना है कि ट्रैक्टर किसके पास है, ट्रॉली किसके पास है, बस किसके पास है, 4 पहिया गाड़ी किसके पास है, 2 पहिया गाड़ी किसके पास है, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसके पास कितना बिजनेस है, किसके पास क्या व्यापार है, किसके पास कौन शिक्षित है, किसके पास जमीन में जानकारी करनी है तो जनगणना करानी ही पड़ेगी, और आर्थिक आंकड़े भी उससे जारी करने पड़ेंगे। ये तभी संभव होगा जब आजाद समाज पार्टी काशीराम के मेंबर असेंबली में और पार्लियामेंट में खड़े होंगे, तभी संभव होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST OBC के कर्मचारियों को दिलाना, उनके हितों की रक्षा करनी है तो आपको आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकत देनी चाहिए। अगर आपको निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू कराना है, अपने बच्चों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है भेदभाव वाले समाज में, तो आजाद समाज पार्टी काशीराम को आपको वोट देनी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी काशीराम का इकलौता सांसद ही वहां यूजीसी के गाइडलाइन के समर्थन में सड़क और संसद में लड़ रहा था, दिल्ली जंतर मंतर में लड़ रहा था, बाकी तो आंख छिपा छिपा के इधर उधर घूम रहे। प्यारे साथियों, जो दुख तकलीफों में आपके नहीं हुए वो कल सत्ता में के अहंकार में आपके क्या हो जाएंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आजाद समाज पार्टी को अगर आप कामयाब करेंगे, ताकत देंगे, तो फिर आपकी ताकत मजबूत होती जाएगी। गौर से सुनो मेरे प्यारे साथियों, अब बदलाव की घड़ी आ चुकी है। इस घड़ी का मैं भी इंतजार कर रहा हूं और आपको भी इंतजार है। आप जो इतना पैसा खर्च करके, समय खर्च करके
के इस कड़ाके की गर्मी में यहाँ डटे हुए हो, तो फिर आज यहाँ दिल पे ये संकल्प लेके जाओ, अपने दिल में दिमाग में बात मजबूत करके जाओ कि हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है, हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है, हमारे अधिकारों को जो लूटा गया है, हमें एक एक अधिकार छीन के लेना है और छीन के लेने के लिए हमें शक्ति बनानी है। और लोकतंत्र में शक्ति वो वोट में होती है। अपने वोट को मजबूत करना है, अपने बूथ को मजबूत करना है, अपने क्षेत्र को मजबूत करना है। प्यारे साथियों, आज जनता की अदालत लगी है, जनता की अदालत, और जनता की अदालत में फैसला होना है और इसका मौका 2027 में आएगा। बेसब्री से इंतजार है मुझे कि आप अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए किस तरह का प्रयास करोगे, ये बताने के लिए मैं आज आपके पास आया। प्यारे साथियों, मेरी बात पे गौर करो। कब तक बेबसी, लाचारी, गरीबी, बीमारी, परेशानियों की जिंदगी जियोगे? एक समय था कि देश आजाद नहीं था, तमाम तरह के व्यवधान थे, तमाम तरह के जो है आपके ऊपर बंदी से लगाई गई थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं इस कहानी को इसलिए कह रहा हूं कि आपको, मेरी नौजवान पीढ़ी को पता लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए और कैसा समय बिताया। गौर से सुनो, ये जो अगली 10 मिनट है, ये आपके दिल पे ऐसी छाप छोड़ेगी कि आपको पता रहेगा बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। प्यारे साथियों, इस देश में जिसके पास वोट का अधिकार नहीं है, वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं जा सकता है। मेरी बात को आप याद रखना। सिर्फ संवैधानिक पद पे नहीं जा सकता है, उसकी सुनवाई भी कहीं नहीं होगी। इस देश में 1917 से पहले 3% लोग वोट का अधिकार रखते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, जोर से बताओ। 3% लोग। फिर मॉन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति बनी, उसने कुछ नए प्रावधान जोड़े, अमेंडमेंट किया कि वोट का अधिकार बढ़ना चाहिए, तो फिर नए लोगों को वोट का अधिकार मिला। किनको? जो पढ़े लिखे हैं बहुत, किनको? जो बहुत पैसे वाले हैं, किनको? जो जमींदार हैं, किनको? जो लगान देते हैं, किनको? जो व्यापारी है। और आप गरीब समाज उसमें नहीं था। फिर 15% लोगों को वोट का अधिकार हो गया। और आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि जो आज आपके मसीहा बनते हैं धर्म के नाम पे, जो नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, जो नारा लगाते हैं जात पात पिछड़ो विदाई, एक आदमी नहीं था कि दलित पिछड़ो आदिवासियों को वोट का अधिकार मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1919 से पहले गरीब दलित पिछड़ी महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, आदिवासी महिलाओं को छोड़ दीजिए, सामान्य जाति की एक भी महिला को वोट देने का अधिकार भारत के अंदर नहीं। उन 15% वोटर में एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं था। 1928 में, मैं अपने नेताओं को भी बता रहा हूं कि वो भी गौर से सुने, 1928 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कार भिक्षाणी महासभा के उसके बैनर तले मेमोरेंडम दिया ब्रिटिश काउंसिल को और कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो धनतंत्र है, पूंजीपतियों का, मनुवादियों का, सामंतवादियों का गठजोड़ है। आज भी हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं है। आपको भारत के हालात का नहीं पता है। जब पूरी बात मेमोरेंडम में कही, उस मेमोरेंडम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। जब साइमन कमीशन ने यहाँ की इतिहास हिस्ट्री को देखा, यहाँ के हालात को देखा, यहाँ के लोगों से बात की, तो फिर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। उन 3 गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों का प्रतिनिधित्व किया और बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड मिला। जब बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड मिला तो गांधी जी ने यहां जेल में आंदोलन कर दिया और फिर 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, हमारे अधिकार छीन लिए गए। बाबा साहब ने तो ये कहा कि मैं फल लेकर आया था अपने गरीब समाज के लिए, इन मनुवादियों ने उस फल को छीन लिया, उसके छिलके मेरे मुंह पे मार दिए, जिसको आरक्षण का ताना दिया जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, यहाँ पोती मेरी माँ, मेरे बच्चों, मेरे नौजवान बहादुर योद्धाओं, मेरे विभागों को बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हर व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, सारी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, सार्वभौमिक मताधिकार लागू हुआ।
अमेरिका नहीं कर पाया आजादी के समय, संविधान लागू होने के समय ब्रिटेन नहीं कर पाया, यूरोप नहीं कर पाया, रूस नहीं कर पाया। ये अगर सामाजिक न्याय का चरित्र किसी में था तो आपके महापुरुषों में था, फूले में था, साहू में था, परियार में था, दयानंद यादव में था, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर में था और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों में था, जिसकी बदौलत इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों की इज्जत बनी। आज भी आप जाके देखो, जिस बस्ती में वोट नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न रोजगार है, न साफ सफाई है, जानवरों से पूरा जीवन। बिहार के लोग जाके देखो मुंगतार, आपको पता लग जाएगा। अपने बॉर्डर में जाके देखो, आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी बात को सुनना और अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि जब 18 मार्च 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में सभा करते हुए कह रहे थे कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान सह के, आरोप सह के, अन्याय जुल्म सह के इस कारवा को वहां से यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। मेरे बच्चों रोते हुए कह रहे थे बाबा साहब, हमसे रो रहे थे बाबा साहब, और आपको मुझसे कह रहे थे कि मेरे बच्चों इस कारवा को पीछे मत जाने देना। और बाबा साहब ये कह रहे थे, गौर से सुनो नौजवानों, मेरे जिगर के टुकड़ों, गौर से सुनो। बाबा साहब कह रहे थे कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा। बाबा साहब कह रहे थे, जैसे एक बंबू के ऊपर बहुत टेंटों का बोझ होता है, इस तरह से मैं बहुत सारे बोझ को झेल रहा हूं। मैं बूढ़ा हो चला हूं, शांति से मरना चाहता हूं, लेकिन एक भी नौजवान मेरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और आज मैं गौरवान्वित हूं कि ये लाखों का समंदर और इसमें नौजवानों का ये सर इंकलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि हमने बाबा साहब के दर्द को मान लिया, हमने बाबा साहब अम्बेडकर के दर्द को मान लिया है और हमने बाबा साहब के पूरे सपने को पूरा करने का मन में ठान लिया है। अब इस लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कहा गया है कि संघर्षों के साय में घनघोर जलानी पलती है और ध्यान उधर झुक जाता है, इस घोर जलानी चलती है। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, गुलामी किसे कहते हैं? गुलामी ये है कि जब आप हार मान जाओ, गिरना गुलामी नहीं होता, फेल होना गुलामी नहीं होता, लेकिन जब आपके अंदर ये बात बैठ जाए कि आप जीत नहीं सकते, इसको गुलामी कहते हैं। 4 दिन पहले बदायूं में एक नौजवान 3 मुस्लिम बुजुर्गों, 2 मुस्लिम बुजुर्गों एक नौजवान को पीट रहा। वो 3 लोग चाहते हैं तो उसका बंदर बना देते पीट पीट के, लेकिन गुलामी इस बात को कहते हैं कि वो 3 लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए और बिना किसी अपराध के पिटते रहे, दिलचस्प होते, इसको गुलामी कहते हैं। आज के हालात उत्तर प्रदेश में किसी को कहीं से पकड़ो, कहीं गोली मारो, कहीं दिखाओ और कोई मुकदमा लगाओ, क्योंकि वो मुसलमान है तो कोई पूछने वाला नहीं, वो यादव है तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो कुर्मी है तो पाक प्रजापति का सब है तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो निसार है तो कोई पूछने वाला नहीं है, फांसी है तो कोई पूछने वाला नहीं, गोली मारो जेल हो। मदरसे पे कब्जा, मस्जिद पे कब्जा, खानका पे कब्जा, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में फतेहपुर के मकबरे में जाकर तोड़ कर देने कुछ कहने वाला, क्यों? क्योंकि सबको डर लगता है कि कहीं ये भीड़ आपकी जान ना ले ले। और एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कहीं वो मर ना जाए, जबकि सच ये है कि एक दिन सबको मरना है। जिस दिन मौत आएगी कोई बचा नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यहां से जाके काम करोगे नहीं करोगे? बताओ मुझे, क्या करना है आपको पता है नहीं पता है? मैं आपको बताता हूं क्या करना। आज जब मैं अपनी बात को कह के यहां से जाऊंगा तो मेरे बाद पैसे वाले लोग आवाज आ रही है, अरे आवाज हाथ खड़ा करना, अब नीचे करो। जब मैं अपनी बात कह के आज यहां से जाऊंगा, मेरे बाद पैसे वाले सक्रिय हो जाएंगे, आपके घरों पे आएंगे, चुनाव का समय आएगा, कहेंगे पैसा ले लो, साठ ले लो, मिठाई ले लो, शराब ले लो। चंद्रशेखर आजाद के चक्कर में मत पड़ो, चंद्रशेखर आजाद बहुत दूर रहता है, आपको यही रहना है। मैं आपको वचन देकर कहता हूं, अगर आदमी का काम उठेगी
तो आप उठाने वाला चैन से सो नहीं पाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। चंद्रशेखर आजाद आपसे दूर नहीं रहता। उनको बता दो कि चंद्रशेखर आजाद आपके दिलों में रहता है और उसको पैसे से निकाल नहीं सकते हो, उसको पैसे चुका नहीं सकते हो। एक दिन के लिए नहीं दिया वोट। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है और माननीय काशीराम साहब ने कि वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए दिया है, बिकने के लिए नहीं दिया है। और वोट की रक्षा ऐसे करनी है जैसे बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे लोगों, बिल्कुल मत घबराना, आने वाला समय आपका है। मेरी बात को आप याद रखें। करना क्या है? करना यह है कि यहां से जाके मुझसे वादा करो कि मैं अपने बूथ को तैयार करूंगा, हर बहुजन समाज के व्यक्ति के घर जाऊंगा, हर घर में जाके अपनी नीतियां बताऊंगा, अपनी पार्टी का एजेंडा बताऊंगा, भाईचारा बनाऊंगा और एक एक वोट आजाद समाज पार्टी के समर्थन में तैयार करने का काम करूंगा। बताओ करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? बताओ। मैं अपनी माँ को कहना चाहता हूं, अपने इस राज्य में फोन करना, बेटी की तस्वीर, बेटे की तस्वीर, बहन को जो मुझसे लगती है, मेरी बुआ को जो आपकी नजर लगती है, उसको फोन करना और कहना कि इधर उधर नहीं देखना, इस बार वोट आजाद समाज पार्टी काशीराम को अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को जाएगा नहीं जाएगा? बताओ। और आप लोग क्या करोगे? आप लोग ये करना कि अपनी बस्ती को तैयार करना, अपने कस्बे को तैयार करना, अपने गांव को तैयार करना। और अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो बाबा साहब को, उनके आंसू को सुधारना चाहते हो, अपने गांवों का सपना पूरा करना चाहते हो, तो इस गरीबी बेबसी के जीवन को खत्म करने के लिए आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। आजाद समाज पार्टी जब कोई पैसा लेके आएगा तो भूल को नहीं आओगे मुझे। जोर से बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, भूल को नहीं आओगे। ऐसा तो नहीं होगा किसी और की नाराजगी किससे निकालोगे? पक्का? कोई ऐसा तो नहीं कि आपको गुमराह कर दे। ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? मेहनत करोगे नहीं करोगे? मेरे प्यारे साथियों सुनो, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं और छीनने के लिए सख्ती बनानी पड़ती है। और जब तक वोट का अधिकार हमारे पास है तब तक ही मौका है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम किसी दूसरे रास्ते के प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, करोगे ना मेहनत? दोनों माता को करोगे नहीं करोगे मेहनत? वो जो पीछे लोग बैनर के पास हाथ होंगे, बताओ करोगे नहीं करोगे मेहनत? आवाज नहीं जाने लग जाएगी, बताओ वो जो पीछे मेहनत करोगे नहीं करोगे? ये बताओ, इस गरीबी के जीवन में खुश हो गया? इसको बदलना चाहते हो ना? तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। तैयार हो नहीं हो? अपने महापुरुषों के संघर्ष को कामयाब करोगे नहीं करोगे? ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? जुल्म जाति की बेड़ियां काटोगे नहीं काटोगे? अब मैं चुप हूं, आप बताओ क्या करोगे? मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। आवाज नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही। देखो, जब आजाद समाज पार्टी ताकतवर होगी तो क्या होगा? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को अच्छी चिकित्सा मिलेगी, पढ़े लिखे भाइयों को रोजगार मिलेगा, मां को घर पे रोजगार मिलेगा, गांव में अन्याय अत्याचार खत्म हो जाएगा, अच्छी सड़कें बनेंगी, बिजली की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, साफ पानी की व्यवस्था, और आपको जीने का मौका मिलेगा। अभी तो गरीबी में किस तरह सर्वाइव कर रहे हो। और ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार, इसका एक किस्सा मैं आपको बता देता हूं। मेरे याद आ गया इसका एक किस्सा, भ्रष्टाचार की सरकार का एक किस्सा, वो आपको बता के फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। हापुड़ एक जिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां 517 गरीब जोड़ों की शादी का कार्यक्रम था। 75 लाख रुपए में टेंडर दिया गया ठेकेदार साहब को, लेकिन जब बराती आए
तो जो टेंट लगा हुआ था वो फटा हुआ था, और जब बाराती खाना खाने गए तो खाना इतना सड़ा हुआ था कि उसको आदमी को छोड़ो जानवर भी ना खाए। ये योजना नहीं ला रहे हैं, ये योजनाओं के जरिए अपने पेट को भरने का काम कर रहे, गरीबों के हक की मेहनत की कमाई को छीन के ये लूटने का काम कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचारी सरकार को हमको 2027 में जवाब देना है, ताकत बना। भ्रष्टाचार रोकोगे नहीं रोकोगे? पक्का? तो मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आज से आप काम में जुट जाना। अगर आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, पीआरटी के जवान, होमगार्ड भाइयों के लिए अगर उनके वेतन में वृद्धि करानी है, अपने पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, अपने क्षेत्रों में विकास कराना है, और ये जो पेपरों में पेपर लीक होते हैं, भर्तियों में घोटाले होते हैं, बंद कराने हैं, निष्पक्ष भर्तियां करानी है, तो फिर कमर कस लेना, आपसे जाकर मेहनत करने का काम करना। करोगे नहीं करोगे? चलो फिर दोनों हाथ उठा के एक बार धन्यवाद कर दो। ऊपर वालों ने कम हाथ उठाया जो वहां है, नारा लगाओ मेरे साथ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। एक नारा जो नया दिया है आज, वोट किसको दोगे? वोट अपना बहुजन को और नोट अपना बहुजन को। समझे नहीं समझे? न मनवादियों को वोट देंगे, न नोट देंगे। वादा करो मुझसे, पक्का? वादा हो गया? चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। एक दो नारे और रह गए हैं, जरा जोर से लगा दो। हमारी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फायर सैनिक बल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परमिशन यार समय पर दे दिया करो, क्यों ऐसा करते हैं? सुनो, जब आजाद समाज पार्टी राजकाज में होगी, कोई विपक्ष का आदमी रैली करेगा तो हम उसको 1 महीना पहले परमिशन दिला देंगे। हम इनके तो डरपोक नहीं है जो लोकतंत्र में डरते हैं। हम नहीं डरते। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।